हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा ब्लड यानी कि रुधिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन बाहर निकल कर आते हैं और ये आपको बनेंगे भी। ठीक है, तो हम ब्लड के बारे में जानकारी लेंगे। हमारी बॉडी में बहता है ब्लड, ये हम सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रक्त मिले या रुधिर मिले तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में जानते हैं। रक्त या रुधिर, ठीक है, इसके तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्लड हमारा तरल होता है, कुछ एक उसमें सॉलिड पार्ट भी होते हैं। ठीक है, तो जो तरल होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो इसमें जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो तैरती रहती हैं और ये कणिकाएं 3 तरह की होती हैं। मेनली 3 तरह की होती हैं कणिकाएं। कौन कौन सी? लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब जानकारी लेंगे लाल रक्त कणिकाओं के विषय में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसके बारे में आप जानते ही हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ आपको याद रखना है, वो है एरिथ्रोसाइट। इसका एक और नाम है लाल रक्त कणिका, उसे क्या कहेंगे हम? एरिथ्रोसाइट। कभी कभी ये नाम आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, असल में लाल रक्त कणिकाएं होती क्या हैं, अब उस विषय में देखते हैं। रक्त कणिकाओं का 99% भाग, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं पूरी बॉडी में रक्त का 99% होता है और बाकी का जो 1% बच जाता है वो WBC और बाकी के कण होते हैं। ठीक है, ये केवल कशेरुकी प्राणी आते हैं। इसमें केवल कशेरुकी प्राणी। अब कशेरुकी क्या होता है? जिनमें बैकबोन होती है, जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी होती है उसे कशेरुकी कहते हैं। ठीक है, उनमें RBC पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रंजक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन रंजक होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक क्या आएगा? प्रोटीन रंजक। ठीक है, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन बताती चल रही हूँ, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। इसमें हीम और ग्लोबिन 2 चीजें पाई जाती हैं। हीम के केंद्र में लोहा पाया जाता है और ग्लोबिन होता है। ठीक है, हीम और ग्लोबिन 2 चीजें पाई जाती हैं इसमें। उसका 96% प्रोटीन होता है। कहने का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है ये? देखिए, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रंजक पाया जाता है इसमें। ठीक है, याद रखना ही आपको। अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या होता है, तो उसमें लाल रंग होता है। इसी चक्कर में इससे क्या कहा जाता है? RBC। ठीक है, तो इसमें हीम और ग्लोबिन 2 चीजें पाई जाती हैं। तो हीम जो होता है इसके केंद्र में पाया जाता है। हीम कहाँ पाया जाता है? इसके केंद्र में, जिसे लोहा कहते हैं। ठीक है, केंद्र में पाया जाता है लोहा और ये 4% होता है। और लोहा क्या होता है? आयरन। ठीक है, जो क्या देता है? लाल कलर देता है इसका, ब्लड का। और जो ग्लोबिन होता है उसका ये 96% प्रोटीन होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? 4% आयरन होगा और 96% क्या होगा? प्रोटीन होगा। इतना क्लियर है आपको? आगे देखते हैं। इसी के आगे हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन मिला, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। अब हम समझ गए कि हीम के केंद्र में आयरन यानी कि Fe मिला, तो Fe में क्षमता होती है, यानी कि ऑक्सीजन यानी कि आयरन में क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन को बांध के रखे। ठीक है, मतलब आयरन में क्षमता होती है कि ऑक्सीजन को बांधने और छोड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये शब्द आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन को जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है हीमोग्लोबिन, तो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये याद रखना है, पूछ सकता है क्वेश्चन के रूप में। अगला है, यह ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले आता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक वो लेकर जाता है और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो साथ में ले आता है। ठीक है, अगला है, स्तनधारियों के RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स के जीव द्रव्य में केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि स्तनधारियों के RBC जीव द्रव्य में केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है। ठीक है,
आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आरबीसी कहाँ बनते हैं, तो ये वो बनते हैं अस्थि मज्जा में, है ना। देखिए आरबीसी यानी कि बोन मैरो अस्थि मज्जा में बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं उनको क्या बोलेंगे, हिमेटोपोसिस बोलते हैं। ये नाम ही आपको याद रखना है, हिमेटोपोसिस, ये भी आता है, ठीक है। ये हिमेटोपोसिस क्या है, ये है आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं। तो इस जो प्रोसेस होती है इसमें आरबीसी अस्थि मज्जा में जो बनते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हिमेटोपोसिस बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ तक ये बात है स्तनधारियों के आरबीसी के जीव द्रव्य में केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि जितने भी स्तनधारी हैं के आरबीसी के जीव द्रव्य में केंद्र का पूर्ण अभाव होता है। हालांकि ये अपवाद है कि ऊंट जो होता है ना, ऊंट मतलब कि ऊंट भी स्तनधारी है लेकिन उसे अपवाद से मुक्त रखा गया है, ठीक है। वो दूध भी पिलाता है क्योंकि, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी स्तनधारी हैं उनके जो जीव द्रव्य के अंदर केंद्रक नहीं होता है ना। अपवाद की बात यह है कि ऊंट दूध पिलाता है, उसके जीव द्रव्य में केंद्रक भी होता है। तो सूखी अपवाद है ये और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था आरबीसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। अब हम श्वेत रक्त कणिका के विषय में पढ़ेंगे जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। जैसे आरबीसी का एक और नाम बताया था मैंने, क्या था वो, एरिथ्रोसाइट, और इसका क्या है, ल्यूकोसाइट। ये नाम आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में इस नाम से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब इससे जुड़ी जानकारी पढ़ते हैं। केंद्रक युक्त, देखिए जो WBC होता है उसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है और ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ये प्रतिरक्षा तंत्र में काम करते हैं। क्या, WBC। ये जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कैंसर जैसा रोग भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें केंद्रक होता है, देखिए अंतर यहाँ से समझिए। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन रहित, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता और उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो WBC में केंद्रक होता है पर हीमोग्लोबिन नहीं होता। उसके बाद है आरबीसी की तुलना में बहुत कम, यानी कि 5 से 9,000 होते हैं। ये आरबीसी की तुलना में ये बहुत कम होते हैं। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, आरबीसी की संख्या कितनी है। ये तो हो गई व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या हो गई 5 से 9,000, ठीक है। अब आपको बताना है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, ठीक है। अगला है श्वेत रक्त कणिकाएं 2 तरह की होती हैं। अब हम श्वेत रक्त कणिकाओं के विषय में पढ़ रहे हैं तो ये इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, चलिए। कण यानी कि ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाएं की WBC की कणिकाएं 2 तरह की होती हैं, ठीक है। 2 तरीके की होती हैं ये WBC, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट भी 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये जो तीनों नाम है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये तीनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। यानी कि ग्रेनुलोसाइट के 3 प्रकार होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। इसके बाद है कण नहीं, मतलब कि अग्रेनुलोसाइट। ये क्या होते हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट जो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, और मोनोसाइट जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, यानी कि जीवाणुओं को खा जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि श्वेत रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट कहते हैं जिनको, उनमें केंद्रक होता है, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता और उसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी की तुलना में ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसमें संख्या दे दी गई है 5 से 6,000, ठीक है। और श्वेत रक्त कणिकाएं 2 तरह की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, ठीक है। और ग्रेनुलोसाइट 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये आपको नाम याद रखना है, इससे आपका क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। अग्रेनुलोसाइट क्या होता है, ये 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, और मोनोसाइट क्या करते हैं, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो ये जो तीनों है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि WBC में ये क्या नहीं है, ठीक है, इनमें से क्या है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, नाम दे देगा लिम्फोसाइट या मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल या ग्रेनुलोज। ये है तो आखिर क्या, WBC है ना।
ये हैं आखिर WBC ही है ना, WBC के अंतर्गत ही तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है, इनमें से कोई भी नाम आए तो वो क्या होगा, WBC, ठीक है, यानी कि ल्यूकोसाइट। इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट, ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स में हम क्या पढ़ेंगे, केवल स्तनधारी, ठीक है। तीसरा जो है वो है प्लेटलेट्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं केवल स्तनधारी में। अब प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं, जैसे कि RBC को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तो प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, ये नाम याद रखना है। और अगर प्लेटलेट्स अगर कम होते हैं तो डेंगू होने के लक्षण होते हैं, डेंगू के चांस ज्यादा होते हैं, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। और अगर WBC की संख्या ज्यादा हो जाती है तो कैंसर का खतरा होता है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। केवल स्तनधारियों में, ये किस में पाए जाते हैं, केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं। इनकी बात करें तो ये रंगहीन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं। और इनकी अगर बात करें तो ये 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। वे केवल क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं, ठीक है। और ये 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में पाए जाते हैं। इसके बाद है ये सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रकहीन, कुछ गोलाकार टिकिए के समान होता है। आपने देखे होंगे प्लेटलेट्स कैसे दिखते हैं, रंगहीन होते हैं और कुछ गोलाकार टिकिए के समान दिखते हैं ये, ठीक है। सूक्ष्म होते हैं, केंद्रकहीन, इनमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। और कुछ में गोलाकार टिकिए के समान दिखती हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, शरीर अगर कट जाए तो रक्त को बहने से रोकता ही है प्लेटलेट्स, ठीक है, ताकि रक्त कम ना हो जाए, इसलिए उसको बहने से रोकता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना, ठीक है, और रक्त की मात्रा कम ना होने पाए, इसके साथ ही रक्त का थक्का बनने में भी ये मदद करता है। रक्त का जो थक्का बनने में मदद करता है वो है प्लेटलेट्स, ठीक है, ये हमें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स वाला जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, केवल स्तनधारी में पाए जाते हैं, ठीक है, रंगहीन होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता और गोलाकार टिक्की के समान होती है। ये क्लियर हो गया आपको। इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर अगर कट जाता है तो रक्त के बहाव को ये रोकता है, खून बह जाता है तो उसमें बहने नहीं देता, ताकि रक्त की कमी ना हो, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं रक्त के कार्य। अब हम रक्त के कार्य देखेंगे कि रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। ये इसका मेनली काम होता है कि रक्त को पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों तक लेकर जाए, ठीक है, और कोशिकाओं तक लेकर जाए और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाए। ये उसका कार्य होता है रक्त का, ठीक है। अगला है भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्वों जैसे ग्लूकोज को यह कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त का मेनली जो काम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन से प्राप्त जो आवश्यक तत्व होते हैं उसको ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज, ये सभी कोशिकाओं, शरीर की जितनी भी कोशिकाओं उन तक पहुंचाना होता है, ठीक है। अगला है रक्त हार्मोन को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाता है। रक्त क्या करता है, शरीर के अंदर जो हार्मोन रहते हैं उनको अपने अपने ठिकानों तक पहुंचाता है, ठीक है। रक्त शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखता है। शरीर के तापमान को संतुलित एक तालमेल में बनाए रखना रक्त का काम होता है, ठीक है। ये रक्त के कार्य पढ़ रहे हैं हम। रक्त क्या करता है, शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। रक्त शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर पहुंचाने में मदद करता है। शरीर के अंदर जितनी भी अपशिष्ट है और गंदगी चीजें हैं उसको मूत्र या पसीने के रूप में या मल के द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है रक्त, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये रक्त के इम्पोर्टेंट कार्य हैं। अब हम देखते हैं रुधिर स्कंदन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। रुधिर स्कंदन क्या होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं इस इंग्लिश में। ये क्या चीज होती है, जब कटे हुए भाग से रुधिर निकलता है, रुधिर मतलब वही रक्त, ठीक है, और जेली के रूप में कुछ ही मिनट में जम जाता है। कहने का मतलब क्या है, तो अब आपको देखिए, आपको कट गया, ब्लड निकल गया, थोड़ी देर में वो जेली जैसे रूप में जम जाती, परत, एक पपड़ी जैसी, ठीक है। फिर बंद भी हो जाता है, ऊपर से उसमें पपड़ी जैसी एक परत जम जाती है जिससे ब्लड बंद हो जाता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या उसे हम क्या कहते हैं, रुक जाना है, क्या स्कंदन, ठीक है। जब कटे हुए भाग से रुधिर निकलना बंद हो जाए, रक्त निकलना बंद हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन, ठीक है। फिर है जब भी रुधिर वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोसाइट टूट जाते हैं, एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, रक्त के प्रोटीन से क्रिया करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए, जब भी आपको कट गया है ना, रुधिर निकला और वो वायु के संपर्क में आया, जब भी वायु के संपर्क में आया तो आप
तो क्या हुआ, प्लेटलेट जो शरीर के अंदर होते हैं प्लेटलेट्स वो टूट जाते हैं, और टूट जाने से उसमें से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जो रक्त में मौजूद प्रोटीन से क्रिया करता है और क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ये नाम याद रखना है। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला पदार्थ रह जाता है, उसे सीरम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद रक्त स्कंदन हो गया तो भी कुछ पदार्थ, पीला कलर का जो पदार्थ है बच जाता है, रह जाता है ना। तो जो पीला पदार्थ बचा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। इसे मवाद आपने सुना होगा, ठीक है, वैसा देख सकते हैं एक घड़ी, ठीक है। इसके बाद है हिपेरिन। अब आ जाते हैं ज़रूरी बात पर। हिपेरिन यही वो पदार्थ है जो इस रक्त को अंदर जमने नहीं देता, ठीक है, प्रतिस्कंदन है ना, रक्त को अंदर जमने नहीं देता। तो हिपेरिन एक प्रतिस्कंदन एजेंट होता है, ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन के उत्प्रेरण को रोक देता है। कहने का मतलब क्या है, हिपेरिन ही वो है होता है जो रक्त को अंदर जमने से रोकता है, जमने नहीं देता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिपेरिन क्या होता है, तो ये रक्त को अंदर जमने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये है हिपेरिन, ठीक है। इसके बाद है रुधिर वाहिका से निकाले गए रक्त को जमने से बचाने के लिए। अब देखिए, आपसे एक बात पूछ रहे हैं, एक बात बताइए, जब आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट आप कराने गए होगे कभी ना कभी, ठीक है, तो वहाँ पर ब्लड क्यों नहीं जमता? आपका ब्लड सिरिंज से निकाल कर डिब्बी में भर के रख लिया जाता है, तो वो ब्लड क्यों नहीं जमता? अब देखिए, रुधिर वाहिका से निकाले गए रक्त को जमने से बचाने के लिए थोड़ा सा उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है, जिसके कारण वो ब्लड नहीं जमता। किस कारण? सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है उसमें, जिसके कारण वो ब्लड नहीं जमता, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद है रक्त का थक्का जमने में होने वाली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, ये याद रखना है आपको। ये जो प्लस इज इक्वल टू ये सब निशान है वो क्यों है ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। पहला क्या है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन से मिला। प्रोथ्रोम्बिन क्या चीज़ है, वो आपकी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, एक पदार्थ है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है। और कैल्शियम, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन से मिला है ना, और कैल्शियम से मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं, ये याद रखिएगा। और फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। अब ये जो थ्रोम्बिन है वो क्या किया, फाइब्रोजेन, ये आपकी बॉडी में पाया जाता है ये भी, ठीक है, उससे मिलकर क्या बनाया उसने, फाइब्रिन बनाया। उसके बाद फाइब्रिन, ये जो फाइब्रिन है वो तीनों रुधिर कणिकाओं, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों से मिलकर क्या बनाती है, वो रक्त का थक्का। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रोजेन मिलकर क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिन और रक्त रुधिराणु मतलब तीनों रक्त कणिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, ये रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करती हैं। एक बात और बता देते हैं, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि रक्त का थक्का कितना ज़्यादा बनेगा वो डिपेंड करेगा, कि वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि फाइब्रिनोजेन कितना है ना। ये जो फाइब्रिनोजेन है ये इम्पोर्टेंट है, सेकंड नंबर का जो बीच वाला है फाइब्रिनोजेन, ये रक्त का थक्का बनने में मदद करेगा, ठीक है। और ये जो फाइब्रिनोजेन होता है ये हेल्प करता है, जैसे विटामिन के इसमें बहुत हेल्प करता है, इसलिए इसे बोला जाता है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। अगर रक्त नहीं रुकता जल्दी तो विटामिन के युक्त पदार्थ लेना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके विटामिन के युक्त पदार्थ लेना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट समझ में आ गया आपको, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपसे बनना चाहिए, थ्रोम्बिन क्या, इसकी प्रक्रिया क्या, ये पूछ सकता है, ठीक है। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये मिलकर फाइब्रिन बनाएंगे, और फाइब्रिन
और रक्त की तीनों कणिकाएं मिलकर रक्त का थक्का जमाने के काम आएंगी, जो विटामिन के भी करता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है मनुष्य के रुधिर वर्ग, मतलब ब्लड ग्रुप। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है इसमें? 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के ब्लड ग्रुप बताए। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। 1900 में कार्ल, ये जो नाम है इनका, कार्ल लैंडस्टीनर, ये है साइंटिस्ट, इन्होंने मनुष्य के ब्लड ग्रुप बताए थे। ठीक है, आरबीसी में एक प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिनको हम एंटीजन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? देखिए, 1900 में कार्ल लैंडस्टीन ने मनुष्य के ब्लड ग्रुप बताए। ठीक है, ये इनकी रिसर्च, ये शायद इनकी रिसर्च थी, है ना। ये उस वक्त रिसर्च कर रहे थे, इनको पता चला कि अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब ये इनकी वजह जानना चाहते किस कारण, किस वजह से होते हैं। तो देखिए, आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को क्या नाम है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपका नाम याद रखना है। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आरबीसी में एक प्रोटीन जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिनको हम एंटीजन बोलेंगे। ठीक है, और ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये एंटीजन क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिनको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये आपको नाम याद रखना है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ठीक है, टोटल कितने तरह के ग्रुप होते हैं आपको पता ही है, ए बी ओ, ये 4 तरह के होते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं क्या एंटीजन। अब जान लेते हैं एंटीजन क्या होते हैं। जब कोई बाहरी जीव, ठीक है, जब कोई बाहरी जीव शरीर में प्रवेश करता है तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है। ये यौगिक उस जाति के विशिष्ट लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेशित ये प्रोटीन एंटीजन कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, सरल शब्दों में समझिए कि मान लो ए नाम का कोई जीव आपके शरीर में आया, हमारे बॉडी में प्रवेश किया, तो हमारी बॉडी के प्रोटीन के साथ, जो हमारे शरीर में पहले से प्रोटीन है, उसके साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, जिनको हम प्रोटीन यौगिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो उस जीव से ही बनेगा। ठीक है, तो जो नया प्रोटीन बना या प्रवेशित हुआ, उसे ही हम क्या बोलेंगे एंटीजन। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन बाहर से आते हैं। एंटीजन क्या, सरल शब्दों में याद रखिए, एंटीजन बाहरी जीव होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। कुछ जीवों से आते हैं और हमारे ब्लड में भी कई तरह के एंटीजन पाए जाते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाले जीव हैं उनको एंटीजन को कहते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, आगे है एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, अब ये जान लेते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीजन के प्रतिक्रिया स्वरूप ऊतकों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण कर देते हैं। ये एंटीजन से संयुक्त अथवा उस पर अभिक्रिया करता है तो एंटीबॉडी बनाता है। कहने का मतलब ये है, अब दोस्तों देखो, बाहर से कोई आएगा, आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा, तो ऐसे ही आपकी बॉडी उसे आने देगी क्या? नहीं, कुछ तो रिएक्ट करेगी ना। कोई चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश करती तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगी ही। ऐसा थोड़ी कि चले आओ बस, है ना। तो हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, उससे भी असर होता है। जब कोई बाहरी जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी भी रिएक्ट करेगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, बॉडी में प्रवेश किया तो हमारी बॉडी रिएक्ट करिए। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी वो होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है हमारी। ठीक है, जो रोगों से हमें बचाती है। कैसे बाहर से कोई जीव आपके शरीर में प्रवेश किया, अपना प्रोटीन बना लिया उसने बीमार करने के लिए, तो हमें रोकने के लिए खुद हमारा शरीर एक बॉडी तैयार करता है। तो हमारी बॉडी उस पर प्रोटीन बनाकर क्या करती है, अटैक करने के लिए। ठीक है, और अटैक करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे ही हम एंटीबॉडी कहते हैं। इससे समझिए, देखिए अभी कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, कोरोना काल में क्या हुआ, बीमारी आई, कोरोना आपके शरीर में प्रवेश किया। जब तक आपका शरीर लड़ा, शरीर किस चीज़ से लड़ रहा है? वो जो कोरोना आपके शरीर में अंदर है ना, आपके शरीर के अंदर की जो एंटीबॉडी है वो आपसे लड़ रही है, जो कम है ना। अब इसके बाद वैक्सीन आई, उसने क्या किया, एंटीबॉडी को और उत्तेजित कर दिया और बढ़ा दिया, एक नई बॉडी डेवलप कर दी ताकि वो कोरोना के कीटाणुओं से लड़ सके।
तो यही होती है एंटीबॉडी। समझ गए आप? इसीलिए कोरोना का मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जो भी बीमारी वाली एंटीजन होते हैं उस पर वो अटैक कर देता है और यही क्या कहलाती है? एंटीबॉडी। WBC में ये संश्लेषित होता है, ठीक है, जिसे गामा ग्लोब्यून कहते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में होता है प्रोटीन गामा ग्लोब्यूलिन, वो रूपांतरित होकर क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंटीबॉडी बनाता है। और उसके आने वाले एंटीबॉडी क्या हैं? अब आगे यहाँ पर देखिए, अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप आप जानते हैं 4 होते हैं, A B और O। ठीक है, अब जो पहला डायग्राम है इसको देखिएगा आप। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ? एंटीजन A। ठीक है, ब्लड ग्रुप A है, ये इसका एंटीजन A है तो उसकी एंटीबॉडी B होगी। विपरीत चलेगा, A ब्लड ग्रुप है, एंटीजन अगर A बन रहा है तो एंटीबॉडी दूसरी बनेगी, हमेशा एक जैसी नहीं बनेगी। एक है तो उसका अपोजिट लेता है। A ब्लड ग्रुप का एंटीजन है, वो अपनी एंटीबॉडी क्या बनाएगा? B। वैसे B का एंटीजन B है तो एंटीबॉडी क्या बनाएगा? A। अपोजिट चलेंगे। ठीक है, A का एंटीजन B बनेगा और B का एंटीजन एंटीबॉडी क्या बनेगी? A। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ है AB। अब देखिए दोनों एंटीजन है। ठीक है, A और B दोनों एक साथ आ गए, दोनों एंटीजन है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, AB ब्लड ग्रुप होगा, एंटीजन हो जाएंगे दोनों, तो वहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, जब दोनों AB साथ होंगे तो एंटीबॉडी उसमें नहीं होगी। और ये O को सर्वदाता कहते हैं, इसमें सब ब्लड ग्रुप में चढ़ जाता है। ठीक है, इसमें एंटीजन नहीं है, A और B नहीं है। एंटीजन क्या होते हैं? A और B है ना, लेकिन ये इसमें मौजूद नहीं है, तो ऐसी में दोनों एंटीबॉडीज होगी। ये आपको डायग्राम पूरा ऐसे याद रखना है। A ब्लड ग्रुप है, एंटीजन A बना रहा है तो वो अपनी एंटीबॉडी B बनाएगा। ब्लड ग्रुप B है, एंटीजन B बना है तो एंटीबॉडी A बनाएगा, उल्टा बनाएगा। ठीक है, अब दोनों AB है तो एंटीजन, दोनों तो एंटीजन है लेकिन उनकी एंटीबॉडी कुछ नहीं होगी। ठीक है, और O है, एंटीजन अनुपस्थित लेकिन उनकी एंटीबॉडी दोनों रहेगी, O। समझ गए आप लोग? ये इतनी चीज़ें समझने की थी इसमें। अब आगे देखते हैं RS तत्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ब्लड ग्रुप के बारे में आप समझ गए है ना, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं वो भी समझ गए हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में भी समझ गए। अब हम आते हैं, अब देखिए इतने में भी बात नहीं रुकती, एंटीजन पर ही आकर बात नहीं रुकती, इसके आगे भी प्रोसेस चल रही है। क्या है? RS तत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 नहीं होते हैं, हम शुरू से पढ़ते आए कि 4 होते हैं लेकिन 4 नहीं होते, ये होते हैं 8। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। ठीक है, तो दोस्तों ये लोग, मतलब कि कौन लोग? 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर। RH की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर। ये यहीं से क्वेश्चन बन रहा है आपका। ठीक है, 1940 में, सन 1900 में क्या लैंडस्टीनर अकेले ने खोज की थी। ठीक है, अब क्या आ गया? अब कौन आ गया? ब्लड ग्रुप के बारे में कौन बताया था? लैंडस्टीनर ने बताया था ना। अब उसने और खोज की, 40 साल और लगे उसको खोजने में। उसके साथ कौन जुड़ गया? उसका एक शिष्य जुड़ गया, वीनर। ठीक है, तो 1940 में इन दोनों ने खोज की RS तत्व की। अब इसमें क्या बड़ी बात है, चलिए देखते हैं। रीसस, ठीक है, रीसस नामक एक बंदर था, उस पर रिसर्च की, तब पता चला कि RH वाली भी एक चीज़ होती है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, बहुत लंबे समय तक लैंडस्टीनर एक बंदे के साथ मिलकर रिसर्च करता गया। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये 4 ब्लड ग्रुप नहीं होते, अगर 4 होते तो एक व्यक्ति को दूसरे का ब्लड चढ़ाता है तो लोग मर क्यों रहे हैं? मरने की स्थिति आ गई। ठीक है, एक A ब्लड ग्रुप वाले को B का चढ़ा दिए तो लोग मर क्यों रहे हैं? कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, हाँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि पॉजिटिव वालों को नेगेटिव ब्लड क्यों नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जब हम A में A का, B में B का चढ़ाते हैं ब्लड तो आदमी मर क्यों रहा है? तो फिर भी रिसर्च की उनने तो 40 साल उनको लग गए। ठीक है, 1900 में उनने खोज की थी और उसके बाद 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने फिर खोज की किसकी? RS तत्व की। ठीक है, जिसे RH फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये क्या खोज की उन्होंने?
कि ए व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हैं, बी को बी का ही चढ़ा रहे हैं, फिर भी इंसान मर क्यों रहा है, क्या कारण है मरने का। तब उन्होंने क्या किया, रिसर्च की उन्होंने एक बंदर पर। अब बंदर पर क्यों की, क्योंकि मानव का सबसे करीबी बंदर को मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि बंदर से हम उत्पन्न हुए हैं, तो बंदर के जो जीन्स है वो काफ़ी सारे मिलते हैं इंसान से, ठीक है। तो रीसस नाम का एक बंदर था, उस पर रिसर्च की, तब इनको पता चला कि एक और चीज़ है, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, RH फैक्टर, यानी कि RH तत्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बंदर पर रिसर्च की, बंदर का नाम क्या था, रीसस, ठीक है। उस पर उन्होंने रिसर्च करी तो उनको पता चला कि एक और चीज़ होती है, क्या होती है, RH फैक्टर, RH तत्व नाम दिया गया। ब्लड में RH तत्व जैसा भी कुछ पाया जाता है। अब मान लो अब उनने ये भी बताया कि अगर ब्लड में उपस्थित है RH तो हम उसको RH सहित बोलेंगे, यानी कि RH पॉजिटिव बोलेंगे, जैसा कि कोई तत्व होता है, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि अगर ब्लड में ये उपस्थित है RH तो हम उसे RH पॉजिटिव बोलेंगे, अगर RH उपस्थित नहीं है तो उसे RH नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए, तो जब भी आप कोई ब्लड ग्रुप देखें, जैसे O पॉजिटिव देखें, तो O पॉजिटिव ब्लड में RH अवेलेबल है और O नेगेटिव में RH लेवल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। A वाले में RH अवेलेबल है पॉजिटिव में और नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। तो अब आप भी ब्लड ग्रुप सुने तो तुरंत मन में आना, जब भी आप ब्लड ग्रुप सुने पॉजिटिव तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें RH है, और नेगेटिव में RH नहीं होता। ये RH आपने बहुत बार एग्ज़ाम में देखा होगा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, इन सब में RH होगा, और जितनी नेगेटिव वाली चीज़ें उसमें RH नहीं होता। तो समझ गए आप लोग RH क्या होता है। अब पते की बात यह है कि अगर आप RH पॉजिटिव वाले को RN नेगेटिव रक्त दे दें तो देखिए, एक बार में तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप दोबारा वापस ये चीज़ रिपीट करेंगे तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपके पास O+ का ब्लड है, आपको देना O नेगेटिव वाले को है, तो आप प्लस वाले को चढ़ा तो दिए, लेकिन एक बार में तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, लेकिन दूसरी बार में वो मर जाएगा। इसलिए ब्लड ग्रुप का RH तत्व निकालना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जो उन्होंने किसने निकाला था, लैंडस्टीनर और वीनर ने। भले ही दोनों साइड O है, ठीक है, पहले क्या होता था, इसका भी O है उसका भी O है तो चढ़ा दो, ये नहीं सोचते थे कि प्लस है और माइनस है तो इसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन जब इन्होंने खोज की उसके बाद पता चला कि प्लस वालों को नेगेटिव का नहीं चढ़ाया जा सकता। अगर चढ़ाते हैं तो पहली बार में फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरी बार में उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है क्या कि 1940 में रीसस मतलब RH फैक्टर की खोज किसने की, लैंडस्टीनर और वीनर ने, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट थे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। RBC किन प्राणियों में पाए जाते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ी, एक थ्योरी आपकी क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। RBC किन प्राणियों में पाए जाते हैं, कशेरुकी प्राणी, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था, ग्लोबिन नामक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र में कौन सा कण है जो काम आता है। प्रतिरक्षा तंत्र में आने वाले कण का नाम क्या है, लिम्फोसाइट। जब हम पढ़ रहे थे, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक भी चैप्टर आपसे मिस नहीं होना चाहिए। लिम्फोसाइट का मैंने क्या बताया था, जब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, WBC पढ़ रहे थे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब क्या है, ये सब WBC ही तो है, उसी के अंतर्गत तो हमने पढ़े थे। तो प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करता है क्या, WBC, है ना। और उसकी अधिकता हो जाती है तो क्या, कौन सा रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ये हमें याद रखना है। प्रतिरक्षा तंत्र में कौन सा कण है जो काम आता है, लिम्फोसाइट। अगर देखिए, अगर लिम्फोसाइट ऑप्शन में ना हो तो पक्का है कि WBC होगा, क्योंकि ये उसी के कारण होता है। लिम्फोसाइट भी तो WBC में आता है, या WBC लिम्फोसाइट ही तो है ना। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए, आपको इकट्ठे तो नहीं आएगा, लेकिन एक ज़रूर आएगा। अगर यहाँ आ गया प्रतिरक्षा तंत्र में कौन सा कण है जो काम आता है, अगर यहाँ WBC आएगा तो आप उसको टिक करोगे, अगर लिम्फोसाइट है तो इसको टिक करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
कहने का मतलब है दोनों साथ में नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। आरबीसी कहाँ बनते हैं, तो अभी बताया था अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, ठीक है। केंद्रक किस में होता है, किस में होता है केंद्रक, श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, है ना। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रक्रिया है जिसमें, इतना क्वेश्चन रख के छोड़ देगा, अब बताइए कौन सी प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें सही क्या हो जाएगा, आरबीसी बनते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या बनते हैं, आरबीसी बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप के विषय में किसने बताया था, अभी मैंने बताया ब्लड ग्रुप के विषय में किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब बताया था, सन 1900 में बताया था। थ्योरी क्लियर है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरएस तत्व की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर और वीनर ने वर्ष 1940 में की थी, क्लियर है इतना। अगला देखते हैं, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी, ठीक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगला है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, प्रतिस्कंदन की बात की थी, मतलब क्या बताया था मैंने, अभी हम पढ़ रहे थे प्रतिस्कंदन के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम, जो रक्त को अंदर जमने नहीं देता, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है, क्या होता है, ये होता है हिपेरिन, क्लियर है इतना। तो ये इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नोट्स थे। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक लाइन के ऑप्शनल आएंगे, आपको टिक करना होगा। अगर थ्योरी आपकी अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो आप आराम से कर लोगे। इसलिए जो भी थ्योरी बताई उसको आराम से ध्यान से और मन लगा के पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन करिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये 4 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, इसका आंसर दूंगी। तब तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन ढूंढ के रखना है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, सभी को पता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ढूंढ के रखना है। देखिए, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपकी कोई चीज़ समझ में आने से रही। मैं आपको बता दूंगी, लिखा लिखाया दे दूंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप पढ़ लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको ज़रूरी है ये सब करना, ये क्योंकि आप खुद से इसको ढूंढोगे, खोजोगे, तो आपको कभी जीवन में पूरी ज़िंदगी आपकी बीतेगी, आप उसे भूल नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि इससे ढूंढिए और इसे बताइए कि क्या है इसका, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, जब मैंने आंगनबाड़ी का इससे पहले वीडियो डाला था, डॉक्टर आरएक्स क्यों लिखते हैं दवाई की पर्ची में, तो इसका आंसर हो जाएगा, आरएक्स का मतलब होता है रेसिपियर, ठीक है, जिसका मतलब होता है लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है मतलब। और साथ ही साथ मिस्र के एक देवता हैं हॉरस, जिनकी आँख आरएक्स जैसी दिखती है, उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल आरएक्स का मतलब दवाई लो और साथ ही साथ प्रभु का नाम लो, तो आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये होता है। मैंने आपसे पूछा था, लेकिन मुझे कमेंट में सिर्फ एक व्यक्ति का कमेंट आया, वो है मेरी सब्सक्राइबर हैं एक सुमन नागदोने, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था इसका राइट आंसर, कि आरएक्स का मतलब होता है लेना, ठीक है। उनका आंसर भी सही है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से इसलिए कहती हूँ ढूंढने के लिए, ताकि आप लोग खुद मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। अब इन्होंने जैसा सुमन नागदोने जी ने जो ढूंढा है, उनका वो जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत करके ढूंढ दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, उनका मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि वो आप आजीवन ना भूलो। ये ना सिर्फ आंगनबाड़ी के लिए, बल्कि इसके अलावा आप जो एग्ज़ाम की तैयारी अलग से आप करना चाहेंगे, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसे ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।